चलो क्वेश्चन नंबर 19 करते सर। मेरे साथ फोकस करना, ध्यान देना, तो मजा आएगा करने में साथ बैठ के क्वेश्चन। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारा तरीका क्या है, केस सिनेरियो में क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। सबसे पहले बोला सर हमें रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए मिस्टर एक्स का। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है। मिस्टर एक्स रिक्वेस्ट यू टू कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी। वो चाहते हैं कि आप उनकी टैक्स लाइबिलिटी भी निकालें इन अ मैनर सच दैट हिज टैक्स लाइबिलिटी इज मिनिमम। अब इस वर्ड का मतलब आप समझ गए हो कि क्योंकि मैंने पहले भी ये केस सिनेरियो में इस वर्ड का मतलब समझाया है। ठीक है, मिस्टर एक्स हैड गिवन द हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई ऑन रेंट टू मिस्टर वाई, salaried employee. Is there any requirement to deduct TDS on such rent by Mr. Y? If yes, what would be the amount of TDS? तो वो तो हमें देखना पड़ेगा सर, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कितने का रेंट है। Which of the following statement is correct with respect to the advance tax liability? तो वो तो देखते हैं। चलो केस सिनेरियो पढ़ते हैं सर, आओ। Mr. X wanted to file his return of income for the previous year 25-26. He required assistance for which he has approached you. He has shared the following details relevant to the previous year 25-26. ठीक है, Mr. X owned a house property in Mumbai and the same was rented out for 70,000 per month. ठीक है, he claims that this was the only income which he has earned during the previous year 25-26. ठीक है भाई, however when you had sought for his bank statement you observed the following additional information. तो भैया देखो, एक क्वेश्चन था जिसमें एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी लेट आउट करी थी। ठीक है, और वाई जो है वो सैलरीड पर्सन है। ठीक है सर, अगर वाई सैलरीड पर्सन है तो सर उसका टर्नओवर नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, सैलरीड पर्सन का टर्नओवर नहीं होता सर। अब अगर इसका टर्नओवर नहीं होता तो सर सेक्शन 194I में टीडीएस तो हो नहीं सकता सर। कहानी कहाँ आ जाएगी सर, 194IB में आ जाएगी। जब IB में कहानी पहुंची तो बात ये हुई क्या रेंट 50,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो बात ये हुई कि रेंट क्या 50,000 से ज्यादा है। मैंने बोला हाँ सर 70,000 का रेंट है। तो सिंपल 194IB ने बोला भैया आप एक काम करिए, हमारा 2% टीडीएस काट दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, 70,000 इंटू 12 months इंटू 2%, तो ये कितना आ जाएगा यार, 70,000 राइट। 70,000 इंटू 12 इंटू 2% यार है सर 16,800। समझ आया? इसीलिए पहले क्वेश्चन पढ़ने का फायदा, पढ़ा करो, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे ना बहुत अच्छे से क्लैरिटी होती है सर। ठीक है, हाउएवर ठीक है, इसके बाद देखो there is a credit of 23,975 towards income tax refund which includes 5,775 towards interest on income tax refund. सर ये जो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड है ना सर, ये टैक्सेबल होता है सर कहाँ पर, आईयूएस में। ये टैक्सेबल होता है आईयूएस में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसकी इनकम भी निकाल लेते हैं, क्योंकि सर 70,000 इंटू 12 ये आ जाएगा 8,40,000। सर इस क्वेश्चन में बताया है क्या कि ये नॉर्मल स्कीम कौन से स्कीम से चल रहा है? नहीं सर नहीं बताया, तभी तो हमें नीचे क्वेश्चन में पूछा ना कि आप उसकी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करिए विच इज मोस्ट बेनिफिशियल। तो एक बार के लिए अगर मैं 115 BAC कुछ ना बोले तो 115 BAC लेते हैं, तो उसके हिसाब से कर लूँ तो यार 7,65,000 ये इनकम फ्रॉम सैलरी है सर। ठीक है, फिर हमें आईयूएस की इनकम दिखी, इंटरेस्ट कितना था सर, इंटरेस्ट कहाँ गया रे, ये रहा सर। इंटरेस्ट इसका था 5,775 सर, 5,775 ये इसका आईयूएस में इंटरेस्ट था सर। The bank statement shows a credit of 55,000 which he has received as a gift from grandchildren on his 60th birthday. सर ग्रैंड से मुझे गिफ्ट मिला, क्या ये टैक्सेबल होगा? नहीं सर, क्योंकि ये रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा सर।
लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट में ये कवर हो जाते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन। तो सर ग्रैंड चिल्ड्रन से जो मिल रहा है ये टैक्सेबल नहीं है। On further assessment, you were able to understand that Mr. X and his wife has traveled to Australia during the previous year 25-26 to spend some time with their daughter, who is staying in Australia since her marriage. On scrutiny of their passport and relevant document, you may conclude that they left India on 27 September. सर 27 सितंबर को इंडिया से चले गए और 30 मार्च को इंडिया आ गए। सर जिस दिन इंडिया से गए और जिस दिन इंडिया में आए ये दोनों दिन इंडिया में काउंट होगा। तो सर इसका सितंबर में इंडिया से बाहर कितना होगा, या तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर प्लस मार्च में 30 और 31 2 दिन और, इतने दिन ये इंडिया में रहा। ठीक है, तो सर कितने दिन हो जाएंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर प्लस 2। सर ये 182 डेज इंडिया में रहा सर। अब अगर ये 182 डेज इंडिया में रहा तो उस केस में तो सर बेसिक कंडीशन पहले ही सेटिस्फाई कर लिया 182 डेज वाली, तो उस केस में ये हो गया रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट तो कंफर्म्ड है। आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द 4 year preceding previous year 25-26 both had stayed in India for 320 days। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि ये पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया 182 वाली, तो ये रेसिडेंट हो गया। Prior to that they had been staying only in India। इससे पहले तो ये इंडिया से बाहर गए भी नहीं है सर, तो ये रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी ही होंगे सर, क्योंकि इससे पहले ये पूरा ही इंडिया में थे सर, तो नॉट ऑर्डिनरी की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी ये भी हो गया सर। अब क्या बच गया इस क्वेश्चन में, टैक्स लायबिलिटी निकालने बोला था ना। ठीक है, तो एक काम करते सर, आईयूएस की इनकम हो गई और कुछ इनकम दिखी नहीं, मैं तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, इनकम तो और कुछ दिखी नहीं सर। भाई साहब कोई और इनकम ही नहीं है। तो एक बात बताओ, मैं अब आपको एक स्मार्टनेस समझाता हूँ सर। अगर कोई इनकम ही नहीं है, ये दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, 7,65,000 प्लस 5,575, ये आ रहा है सर 770,775। अब एक स्मार्टनेस समझो, अगर मैं सर 115 BAC लिया तो सर मुझे 87A की रिबेट मिल जाएगी सर, उसके कारण मेरा टैक्स तो 0 हो जाएगा ना। 12 लाख तक रिबेट मिलके टैक्स खत्म हो जाता है। तो एक बात समझो, क्यों मैं दोनों तरीके से टैक्स निकालने की मेहनत करूं। मेरा दिमाग स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है सर कि टैक्स लायबिलिटी मिनिमम ही तो चाहिए थी ना, नील हो गई ना सर, क्योंकि मैं तो 115 BAC लूंगा जिसमें मेरे को 12 लाख तक रिबेट मिल जाती है और टैक्स 0 हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करने वाले पता है, कैलसी में इनकम निकालेंगे और टैक्स निकालेंगे। क्यों निकालोगे भाई, जरूरत ही नहीं है निकालने की, जरूरत ही नहीं है सर। सबसे प्यारी बात, दिस इज द स्मार्टनेस, ये सब चीजें सीखनी है, इससे आपका केस सिनेरियो में टाइम बचता है सर। ऐसे आपका दिमाग एग्जाम में दौड़ना चाहिए सर। ठीक है, फिर एडवांस टैक्स से रिलेटेड क्या बात सही है सर, एडवांस टैक्स लायबिलिटी शैल नॉट अराइज टू मिस्टर एक्स सिंस ही इज अ नॉन रेसिडेंट। पागल हो गया, रेसिडेंट है वो तो। एडवांस टैक्स लायबिलिटी शैल नॉट अराइज सिंस मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन एंड ही इज नो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड PGEP। यही तो कहानी है सर। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर सीनियर सिटीजन कहाँ है, बोला तो सही सर, वो अपना 60th बर्थडे मनाया था, उसकी जो इनकम है वो सिर्फ रेंटल इनकम है, PGEP से इनकम ही नहीं है सर। समझ आया, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ। एकदम मस्त सिंपल इजी तरीके से मैंने आपको केस सिनेरियो सॉल्व करके बताया। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, फिर इसके आगे नेक्स्ट केस सिनेरियो करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।